चलो ऑन कर दिया है। अब इसको तुम जो है रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हो। सारे बच्चे ध्यान दें कि जब अपोजिट चार्ज होंगे तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर सेम नेचर ऑफ चार्जेस होंगे, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। तो इस चीज़ को हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे एक प्रॉब्लम देने जा रहा हूँ, उस प्रॉब्लम को सारे लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को याद करना है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू KQ1Q2 डिवाइडेड बाई R, और K की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला KQ1Q2 बाई R, फोर्स का फॉर्मूला KQ1Q2 बाई R स्क्वायर होता है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो सबका नोट हो गया? ये किसी का नोट करना बचा है क्या? हाँ, तो जल्दी से नोट करें प्रणव इसको। देखें, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। Two charges having charge plus 2e and plus 3e are placed at a distance of 1 nanometer. Find the potential energy of the charge system. सो याद रखें कि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिवाइडेड बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी। Q1 क्या लिखा जाएगा? चार्ज ऑन फर्स्ट पार्टिकल। Q2 क्या होगा? चार्ज ऑन, ठीक है, सेकेंड पार्टिकल। R क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। K क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल ही लोगे। क्या आंसर आया, जल्दी से बताओ।
we have to put the values सर ई को क्या करना है? ई की वैल्यू कूलम्स में डालनी होगी। ई की वैल्यू कूलम्स में प्लस 2e चार्ज का मतलब क्या हुआ, प्लस 2 इंटू 1.6 इंटू टेन टू पावर माइनस 19 कूलम। ई जो है अगर लिखा हो तो उसका मतलब है 1.6 इंटू टेन टू पावर माइनस 19 कूलम्स। ऐसे Q2 जो है वो कितना आ जाएगा, प्लस थ्री इंटू 1.6 इंटू टेन टू पावर माइनस 19 कूलम्स। कूलम्स के अंदर रखना है। देखो मैं सिखाता हूँ, K की वैल्यू कितनी होती है, सर 8.64 जूल्स। 8.64। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, तो इसको चेक कर लेंगे। सर 64। 64 देखें, K लिख लिया। Q1 कितना है, Q1 है 2e, मतलब तो पॉजिटिव है तो ऐसे लिख देंगे, और ये भी पॉजिटिव है, और 1 नैनोमीटर होता है 10 टू पावर माइनस 9 मीटर्स। तो ये सब वैल्यूज डाल के ये पोटेंशियल एनर्जी जूल्स में आएगी, क्योंकि एनर्जी जो है उसका एसआई यूनिट, उसकी जो एमकेएस यूनिट है वो क्या है, जूल्स। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 2 इंटू 1.6, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 38 प्लस 9, ये 9 ऊपर चला गया, तो ये जो आया है इसकी अगर मल्टीप्लिकेशन कर लें तो मल्टीप्लाई करने पे ये कितना आ जाता है, 9 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 3 इंटू 1.6। ये पूरा जो मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ गया 138.24 इंटू टू माइनस 38 प्लस 18, तो ये आ जाएगा 20। और अगर इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ तो 13.8, या इसको साइंटिफिक टर्म्स में लिख लें तो ये कितना आ जाएगा 1.3824 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल्स। सिंपल इसको 1.38 इंटू जूल्स। देखो यहाँ तक काफी लोगों ने करेक्ट किया है, कई सारे बच्चों का यही आंसर, यस बिल्कुल करेक्ट। बस प्लस पावर जो तुमने की वो गलत है, पावर माइनस के अंदर आएंगी, पावर्स को लिखना आना चाहिए यार यार। तो उसमें देखो कहाँ पे गलती की है तुम लोगों ने, बाकी कैलकुलेशन तुम्हारी काफी सही है।
तो पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज सिस्टम के लिए डिफाइन होती है। जब कोई चार्जेस का सिस्टम होगा तभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी। अकेला चार्ज होगा तो वहां पे हम लोग क्या नहीं डिफाइन कर पाएंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर पाएंगे चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये दोनों चार्ज को मिला के जो है उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है, ना कि एक चार्ज की। कोई चार्ज सिमिलर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। वो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक्चुअली पूरे सिस्टम की होती है। तो ये चीज ध्यान रखें। सबने नोट कर लिया इसको? देखो नेक्स्ट, of a particle which has charge q and is placed in a voltage of v volt। अगर v वोल्ट के वोल्टेज डिफरेंस में हमने कोई चार्ज प्लेस किया है तो बताओ ये हमारा v वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा प्लेट्स पे। और अगर मैंने यहाँ पे कोई चार्ज ला करके रखा Q, तो अगर ये चार्ज हमारा पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पे जो है नेगेटिव डायरेक्शन में, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसको पॉजिटिव साइड अपनी तरफ खींच लेगी। लेकिन इसके डायरेक्ट हमारे पास एक फॉर्मूला एनर्जी का है, वो है W इक्वल टू क्यू इंटू। अगर V वोल्टेज के डिफरेंस में कोई चार्ज प्लेस्ड है तो W उसकी क्या बताता है, एनर्जी। Q क्या होता है, वो चार्ज, इसको तुम पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो। और V जो है वो क्या है, वोल्टेज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ लिख दिया एन इलेक्ट्रॉन is placed in a voltage of 2 volt, find its potential energy, find its potential energy। कितना आंसर आएगा बताओ? Q कितना है, 1.6 इंटू वोल्टेज कितना है 2, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। या अगर E के फॉर्म में लिखो तो 1 E चार्ज होगा और 2 वोल्टेज। मैग्नीट्यूड लिखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, साइन नहीं लिखेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी एनर्जी उसके पास आ जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। साइन इसलिए लिखते हैं क्योंकि बैटरी जो होती है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों उसके अंदर क्या होते हैं, प्लेट्स होती है। तो पॉजिटिव चार्ज दो या नेगेटिव चार्ज दो, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगा वो, कोई भी चार्ज। W इक्वल टू Q इंटू V फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको नोट करें जल्दी से सारे लोग। फिर एक नई यूनिट बनाएंगे एनर्जी की, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स।
ये हो गया क्या? तो बहुत ही आराम के साथ पढ़ना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। चलो अब मैं एक नई चीज़ बताता हूँ तुम्हें। A new unit of energy। हम एनर्जी की एक नई यूनिट देखने जा रहे हैं। सो चूंकि हमें पता है W इक्वल टू QV होता है, तो हम डिफाइन करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक नई एनर्जी की यूनिट है। इसको कैसे लिखते हैं? 1 EV। क्या होती है डेफिनेशन? When an electron is placed in a voltage of V volt, चलो अभी 1 कर लेते हैं, 1 volt, then it gained 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। जैसे कोई अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको मैंने प्लेस किया इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का है और ये वोल्टेज है 1 वोल्ट। तो जो एनर्जी ये गेन करेगा वो स्टैटिक होगा अगर, तो एनर्जी जो होगी वो उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। जो पोटेंशियल एनर्जी वो गेन करेगा वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी और इस तरफ वो एक्सेलरेट कर जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ। तो W इक्वल टू क्या लगाया? Q इंटू वी, और Q की जगह पे 1E लिख दिया। इसकी वैल्यू कूलम्स में नहीं रखी और V कितना था? 1 वोल्ट। सो W कितना आया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल सा है, याद कर लो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर वैल्यूज जूल्स में निकालें तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स और 1 वोल्ट। 1 कूलम वोल्ट क्या होता है? 1 जूल, तो 10⁻⁹ जूल्स आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल ये लिख सकते हैं एक लाइन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल्स। ये याद रखना, बहुत जगह इसको यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया क्या? यस सर। देखो, इसके बाद जो है लाइट के ऊपर, तो तुम लोग को वेव नहीं पढ़ा है हमने, है ना? तो पहले वेव पढ़ते हैं हम लोग। अभी थोड़ा सा हम लोग स्टॉप लेते हैं एटॉमिक मॉडल्स के ऊपर। उससे पहले हम लोग वेव नेचर पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे चल के हमें पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इतने वो स्मॉल होते हैं, इतनी ज़्यादा उनके अंदर वेलोसिटी होती है कि वो वेव नेचर शो करते हैं। जैसे लाइट जो है उसके पास वेव नेचर है, एज ए वेव लाइट को हम ट्रीट करते हैं बहुत सारी जगहों पर, है ना।
तो वेव का क्या मतलब होता है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो इधर, तो हम लोग जैसे देखते हैं, जैसे किसी पॉन्ड में, किसी लेक के अंदर अगर मैं स्टोन फेंकता हूँ, अगर हम लोग स्टोन थ्रो करते हैं उसमें, तो क्या होता है, वहाँ पे रिपल्स जनरेट होती है। जो पानी होता है उसके अंदर लहरें हमको मिलती हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी हमने ट्रांसफ़र की थी उस स्टोन को, वो काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र हो जाती है। और वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ एनर्जी को फॉरवर्ड करते, कैरी करते। या जैसे साउंड वेव की बात कर लो, जब हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे एयर पार्टिकल्स जो हमारे आसपास के हैं उनमें वाइब्रेशंस होते हैं, और ये वाइब्रेशंस साउंड वेव को जनरेट करते हैं। साउंड वेव एनर्जी को कैरी करके किसी जो ऑब्जर्वर है, जो सामने वाला पर्सन है, उसके ईयर ड्रम तक ले जाती है, और फिर उसको साउंड का फील होता है, उसको पता चलता है कि कोई बात बोली गई। तो सिंपली वेव जो है वो एक डिस्टरबेंस है जो एनर्जी को कैरी करता है। इसमें लिख सकते हैं हम लोग, वेव इज ए डिस्टरबेंस विच कैरीज एनर्जी। वेव एक ऐसा डिस्टरबेंस है जो एनर्जी को कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग देख सकते हैं रिपल्स इन वाटर, रिपल्स इन वाटर when a stone in is thrown in water। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी पॉन्ड भी हो सकता है, लेक भी हो सकती है। इस वाटर बॉडी के अंदर अगर कोई स्टोन तुम थ्रो करते हो, यहाँ साइड पे खड़े होके, यहाँ साइड पे खड़े हो तुम, और तुमने एक स्टोन इसमें फेंका, तो ये जो स्टोन तुम फेंकते हो, ये स्टोन क्या करता है, यहाँ पे रिपल्स जो है फॉर्म करता है। मान लो तुमने जो स्टोन फेंका है थोड़ा सा बीच में फेंका है, ताकि मुझे दिखाना आसान हो जाए। इस तरीके से ये हमने यहाँ पे फेंका, मान लो स्टोन यहाँ आके गिरता है, तो इसमें क्या होगी, इस डायरेक्शन में ऐसे रिपल्स स्टार्ट हो जाते हैं, ये एनर्जी को आगे कैरी करते हैं, और धीरे धीरे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दी लिक्विड पार्टिकल्स, स्टोन मॉलिक्यूल्स, ये धीरे धीरे रिपल्स स्लो होती जाती है और फाइनली ये वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये तो हमारी हो गई रिपल। ये सिंपल जो रिपल्स हमारी हैं, क्या कर रही है, एनर्जी को कैरी कर रही है, कैरीज एनर्जी। तो एक तरीके का डिस्टरबेंस तुमने इसके अंदर क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। पहले बहुत ही काम वाटर था, उसके अंदर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं था, तुमने एक स्टोन फेंका और उसके अंदर क्या हुई, डिस्टरबेंस हुई। ये डिस्टरबेंस के पास एनर्जी ट्रांसफर हुई। अगर छोटा मोटा कोई चीज पहले की यहाँ पे पड़ी होती, मान लो यहाँ पे कोई ड्राई ग्रास पड़ी हुई थी, है ना, इस तरीके से ड्राई ग्रास कुछ पड़ा हुआ था, कोई पार्टिकल, तो ये रिपल्स क्या करेंगे, उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। है बात सही कि नहीं, क्योंकि ये एनर्जी है और एनर्जी उसमें ट्रांसफर होगी, तो ये इसको आगे की तरफ ले जाएगा, इस पर फोर्स लगाएगा और ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। या तुमने जैसे स्ट्रिंग थ्योरी की बात सुनी होगी, जैसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और मैं उस स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ के खड़ा हूँ, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, और मेरे पास स्ट्रिंग जो थी वो ऐसे यहाँ पे एक हुक में बंधी हुई है। ये हुक में क्या है, एक स्ट्रिंग मैंने टाई की हुई है, इधर मैं खड़ा हुआ हूँ। अब क्या है, जैसे ही मैं यहाँ पे जर्क करूँगा, वैसे ही स्ट्रिंग कैरी हो जाएगी और वो एनर्जी आगे तक चली जाएगी। यहाँ पे देखें कैसे होगा, इसको मैं वेव फॉर्म बना के दिखाता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे तुम्हें एक वेव मिल जाएगी। तो ये जो
स्ट्रिंग है ये भी वेव को क्या करती है, सॉरी जो एनर्जी है उसको कैरी करती है। इसके अंदर एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। इस डायरेक्शन में वेव हमने प्रोड्यूस की बाय जर्किंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। इस रोप को, इस रस्सी को जब मैं जर्क करता हूँ तो इसमें भी क्या आ जाता है, इसके अंदर एनर्जी जो है वो आगे की तरफ कैरी हो जाती है। इस तरीके से हमको याद रखना है कि वेव सिंपल क्या है, डिस्टरबेंस होता है। हो गया ये, इसको नोट करें पहले जल्दी से। बहुत सारे साउंड वेव्स हैं, हर तरीके की वेव्स हैं। बहुत सारी वेव्स के बारे में तुम्हें फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा जब फर्स्ट ईयर के लास्ट में, 11th के लास्ट में एक वेव टॉपिक पढ़ाया जाएगा, है ना। तो हम वहाँ पे पढ़ते हैं ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, हर टाइप की वेव्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सिंपल हम लोग यहाँ पे अभी बेसिक्स पे जो है ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि वेव का काम क्या होता है, वेव हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें ज़रूरी है जानना। तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वेव की, उसको पढ़ते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। तो उसके अंदर पहला जो है वो है वेव लेंथ। अच्छा, जो हमारी बहुत ही कोई भी सिंपल वेव होती है, इसको साई से डिनोट करते हैं हम लोग। इसको कैसे डिनोट करते हैं, साई से। कोई वेव है तो उसको हम साई से डिनोट करते हैं। जैसे ये वेव फ्रंट है मेरा, एक ये वेव है तो इसका नाम लिख सकते हैं साई 1। एक दूसरी वेव है तो इसका नाम लिख सकते हैं साई 2। तो ये वेव को डिनोट करने का एक सिंबल है साई। तो दो वेव्स हैं तो एक को साई 1 लिख दिया, एक को साई 2 लिख दिया। तो ये भी याद रखना कि कहीं पे अगर साई लिखा है तो वो वेव के बारे में लिखा हो सकता है, बिकॉज वेव को डिनोट करने का ये एक तरीका है। अब देखें, वेवलेंथ जैसे मुझे अगर पता करनी है तो बहुत ही सिंपल है। पहले तो मैं एक वेव बना के दिखाता हूँ, सिंपल वेव तुमको। जैसे मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेव दिखानी है। मान लो ये मैंने, चलो यहीं तक मैं दिखा देता हूँ। ऐसा ठीक है, ये मैंने दिखा दी कि वेव पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक प्रोपेगेट कर रही है। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक वेव आगे बढ़ रही है। अब देखना तुम ध्यान से, वेवलेंथ की बात कैसे की जाती है। पहली बात ये होती है कि यहाँ पे हम लोग बताते हैं ये ओरिजिन पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से वेव स्टार्ट हुई है। और ये जो हाइट होती है, इस हाइट को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वेव पे उसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है डेप्थ में, जो सबसे लोवेस्ट होता है, इसको हम लोग पॉइंट को क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। एक क्रस्ट हो गया, एक क्या हो गया, ट्रफ हो गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या समझनी है तुम्हें, यहाँ पे वेव जब स्टार्ट हो रही है तो ये आगे की तरफ मूव कर रही है, यहाँ पे वेव नीचे जा रही है, यहाँ पे वेव ऊपर जा रही है। तो जो इनिशियल पॉइंट था उसको रिपीट पहली बार वेव कहाँ कर रही है, यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे, जो पॉइंट ये दोनों है रेड वाले, यहाँ तक एक वेव कंप्लीट होती है। इस पॉइंट से वेव स्टार्ट होती है और इस पॉइंट पे वेव क्या हो जाती है, अपने आप को कंप्लीट कर लेती है। और उसके बाद एक सेकेंड वेव फॉर्म होती है, फिर से रिपीटेंस होने लगता है। तो रिपीटिशन सेकेंड रेड पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से फर्स्ट रेड पॉइंट से सेकेंड रेड पॉइंट तक हमें एक कंप्लीट वेव मिलती है। इस कंप्लीट वेव के बिटवीन जितनी भी डिस्टेंस कवर की जाएगी इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, है ना। तो सिंपल हम लोग डेफिनेशन 1 क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट डेफिनेशन, डिस्टेंस traveled by the wave, traveled by the wave in a complete cycle। एक कंप्लीट साइकिल में जितनी भी डिस्टेंस कवर करती है एक वेव, उसको बोलते हैं वेवलेंथ, इज कॉल्ड वेवलेंथ। और वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, है ना, ग्रीक वर्ड है लैम्डा, इससे इसको डिनोट करते हैं।
तो ये हमारा लैम्डा हो गया। सो जो लैम्डा है इसकी यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस की जो यूनिट होती है दैट इज एसआई यूनिट, इसकी मीटर होगी। और भी यूनिट्स हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, फीट हो सकती है, ये सारी यूनिट्स की हो सकती है। उसके अलावा सेकंड जो डेफिनेशन आएगी वो क्या आएगी, सेकंड डेफिनेशन जो है वो आएगी क्रेस्ट और ट्रफ वाली। तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट अगर मैं बताऊं तो यही होंगे, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट ये वाला है और ये सेकंड, और ट्रफ जो है ये दो ट्रफ हो गए। तो अगर मैं दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस भी बताऊं वो भी कितनी होगी, लैम्डा। और अगर मैं दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच के डिस्टेंस बताऊं वो भी कितनी होगी, लैम्डा। कैसे ये समझ सकते हो तुम, देखो अगर मैं दो क्रिस्ट को बनाऊं एक वेव के ऊपर तो ऐसे ही आएगा, देखना यहाँ से ऐसे आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आता, इस तरीके से ही आएगा। हमने क्या बनाना है, दो क्रिस्ट तक की वेव को बना लेना है ऐसे। तो देखना ये जो है हमारे पास क्या मिला, एक मिल गया हमको ये अपर हाफ, वन अपर हाफ, ये क्या हो गया लोअर हाफ, है ना। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ, ये आधा है, हाफ ऑफ वन अपर हाफ। एक वेव में एक अपर हाफ होता है, एक लोअर हाफ होता है। ये इधर वाले को क्या बोल सकते हैं, हाफ ऑफ वन अपर हाफ। तो दो अपर हाफ मिलके क्या मिलेगा, एक कंप्लीट अपर हाफ। तो हाफ हाफ अपर हाफ को अगर मिला देंगे तो एक कंप्लीट अपर हाफ बन जाएगा। तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, इसको अगर मिलाऊं तो मिलाने से क्या बनेगा, एक कंप्लीट वेव बन जाएगी, क्योंकि लोअर हाफ हमारे पास पूरा है। तो फिर से ये डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ, लैम्डा आएगी। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, एक के बाद एक आने चाहिए, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स, या तो क्रेस्ट होने चाहिए या फिर ट्रफ्स होने चाहिए, इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ द वेव। अगर इसमें कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है। इसको लैम्डा से लिखेंगे। सर हाँ सर अगर यस, वेवलेंथ जो है अनइवन हुई, हाँ स्टार्टिंग में मतलब ज्यादा हुई हाँ और फिर उसके बाद ऐसे, में कम हुई, हाँ तो ऐसा भी होता है। तो वो फिर कॉम्प्लेक्स वेव हो जाएगी, समझ रहे हो। अगर सिंपल वेव है तभी हम लोग लैम्डा को कांस्टेंट मान सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास अनइवन वेव है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स वेव है, तो हमें लैम्डा हर वेव का अलग अलग बताना पड़ेगा और उस जगह पे हम लोग लैम्डा एवरेज यूज कर सकते हैं। बट चूंकि जो हम लोग नेचर्स ऑफ वेव पढ़ने वाले हैं वो आगे चल के हमें पता चलेंगी वेव कैसी होंगी हमारी कांस्टेंट, चाहे वो लाइट वेव हो या फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन वेव हो। वहां पे एक ही पार्टिकुलर पार्टिकल की या लाइट वेव की वेवलेंथ चेंज नहीं होगी, वो सेम टू सेम रहेगी। हाँ, दो अलग अलग वेव्स के लिए हम लोग बात करेंगे, वहां पे लैम्डा डिफरेंट होगा, बट एक ही वेव के अंदर दो लैम्डा हो या ज्यादा लैम्डा हो ये पॉसिबल नहीं होगा हमारे केस के अंदर। और जब एक्चुअल में फिजिक्स के अंदर तुम वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो वहां पे तुम्हें बताया जाएगा कि कॉम्प्लेक्स वेव्स होती हैं, जो जैसे हम लोग जो स्पीच करते हैं बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। हम लोग एक ये कह सकते हैं कांस्टेंट पिच पे या कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, कभी कम पिच होती है कभी ज्यादा पिच होती है, लाउडनेस कम होती है कभी लाउडनेस ज्यादा होती है, तो वहां पे अनइवन लैम्डा भी हो सकता है। तो ये कोई गलत बात नहीं है, ऐसा होता है, बट जो हमारे केसेस हैं उसके अंदर ये नहीं होगा। हम लोग सिंपल वाली जो फॉर्म है उसको स्टडी कर रहे हैं, तो इसको नोट करो पहले, फिर मैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पे आता हूँ। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पे आने के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। ये नोट हो गया सबका?
Yes, sir. देखो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग दे देंगे फ्रीक्वेंसी नाम। क्या नाम देंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, दैट इज सिंपल कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग न्यू से लिखते हैं, एन यू न्यू, ये भी एक ग्रीक वर्ड है। इसको वी बना के थोड़ा सा इटैलिक टाइप का इस तरीके से बनाते हैं। न्यू जो डिनोशन है वो ऐसे किया जाता है, ऐसे बना सकते हो तुम। वी जिस वी ये हो गया है ना, थोड़ा न्यू में थोड़ा इधर वाला इधर से ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये बनाना तुम सीख जाओगे, तो इसको एक बार ड्रॉ करोगे तो पता चल जाएगा। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कितना फ्रीक्वेंट है वेव, वेव कितनी ज्यादा अपने आप को रिपीट कर रही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, passing through a given point per second is called frequency of the wave। समझ गए ना? तो जैसे मैं तुमको बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से एक वेव पास करती है ऐसे। अभी 1 सेकंड नहीं हुआ, मान लो ये कुछ पार्ट हुआ 1 सेकंड का, फिर इसी पॉइंट से 1 सेकंड वेव भी पास करती है, दूसरी वेव, फिर इसी पॉइंट से एक थर्ड वेव भी पास करती है ऐसे, फिर इससे एक फोर्थ वेव पास करती है ना। यही पॉइंट है हमारा। पॉइंट में ब्लैक से दिखा देता हूँ, ब्लैक पॉइंट। फिर एक यहाँ पे एक और वेव जो है पास कर जाती है वो इस तरीके से। तो अगर सारी वेव्स को गिना जाए तो टोटल कितनी वेव्स हो गई? मान लो 1 सेकंड में, लेट से 1 सेकंड दिया था, उसमें 5 वेव्स हैं। कितनी वेव्स हैं? 5 वेव्स। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बताओ? 5। If 5 waves are passing through the point in 1 second, then the frequency of the wave is equal to 5। यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है वेव्स पर सेकेंड और हर्ट्ज। क्या बोलते हैं इसको? हर्ट्ज। तो इस गिवन केस में हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 5 हर्ट्ज। जैसे तुमने रेडियो अगर सुना होगा, या कोई बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स जो आते हैं उनके बारे में सुना होगा, तो वहाँ पे जो प्रोग्राम्स आते हैं, जो चैनल्स होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, 5 किलो हर्ट्ज है ना, 70 मेगा हर्ट्ज, ऐसे करके उनके अलग अलग क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है। उन फ्रीक्वेंसीज पे प्रॉपर जो है एक प्रोग्राम गिवन टाइम पे टेलीकास्ट किया जाता है ना, ब्रॉडकास्ट सॉरी कह सकते हैं उसको, किया जाता है। तो वहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बताती है कि पर सेकेंड टाइम में कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो है वो पहुँच रही हैं, वहाँ पे मिल रही है हमें। पर सेकेंड कितनी वेव्स सेंड कर रहा है कोई, जो हमारे पास सेंडर है, जो हमारे पास एक सेंटर है, वहाँ से कितनी वेव्स आ रही है। इस तरीके से हमें पर सेकेंड वेव्स के नंबर्स को पता करना आना चाहिए, और इसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। तो ये एसआई यूनिट है। अगर किलो हर्ट्ज होगा मतलब 10⁻³ हर्ट्ज हो जाएगा। इसको नोट करें जल्दी से। सो सिमिलरली ये जो तरीका है, ऐसे ये भी दिखा सकते हैं। अगर मैंने ऐसे दिया हुआ है, इसमें बताओ, ये अगर दिया है 1 सेकेंड का गैप, बोला कि ये 1 सेकेंड गैप है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बताओ? न्यू। देख लो एक बार।
3 वेव्स की गिननी पड़ेंगी। एक वेव यहाँ पे कंप्लीट हुई 1 है ना, फिर 2 है ना, फिर 2 वेव्स और फिर 3 वेव्स। तो टोटल 3 वेव्स आई तो न्यू कितना होगा 3। ऐसे नोट करना आना चाहिए। इस तरीके का हमें नहीं मिलता है जल्दी, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझना। इससे अच्छा हमको कैसे मिल जाता है, इस तरीके से 1 सेकंड में वेव्स हम लोग गिन लेते हैं पेपर के ऊपर। जितनी वेव्स हमें दिखती हैं वही हो जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी। यस दोस्तों, द आंसर इज 3। इसको नोट करें जल्दी से। सर न्यू क्या है? न्यू इज 3, न्यू फ्रीक्वेंसी। समझ गए? नेक्स्ट चलते हैं आगे। थर्ड जो है वो आ जाएगा वेव स्पीड। इसको ही बोलते हैं वेव वेलोसिटी। देखो मैं समझाता हूँ। स्पीड का मतलब, कहने का मतलब है पर सेकंड कितनी डिस्टेंस कवर करता है। तो हम लोग क्या डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, traveled by the wave in 1 second is called speed of the wave। वेलोसिटी भी सेम है, बस वेलोसिटी में तुम डायरेक्शन बता दोगे। तो डायरेक्शन तो हमें पता होना चाहिए, हमें कोई डायग्राम गिवन होना चाहिए या कोई डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट हुआ है ना, या फिर एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, ऐसे कोई डायरेक्शन दी होनी चाहिए। तो हम डायरेक्शन की बात करेंगे, बाकी मैग्नीट्यूड सिंपल स्पीड की बात करेंगे कि वेव जो है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यही हो जाती है स्पीड। इसको v से डिनोट करते हैं, v से, v। सो v क्या हो जाती है, स्पीड, और यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। नाउ अगर हमें फॉर्मूला निकालना है, v इक्वल टू न्यू लैम्डा फॉर्मूला आता है। v इक्वल टू क्या आता है, न्यू लैम्डा। v क्या है, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द वेव। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। कैसे आया देखो ये फॉर्मूला। पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। बताओ कितनी होगी नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। न्यू, दैट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन ही तो बता रही है कि नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड कितनी होती, न्यू। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 1 वेव कितनी होती है, लैम्डा इन अ साइकिल। ये भी लिख सकते हो, एक साइकिल जब वेव पूरी करती तो उसमें लैम्डा उसकी डिस्टेंस होती है ना। एक वेव की जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी, मान लो ये वेव ऐसे निकली यहाँ से यहाँ तक पहुंची, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, लैम्डा। सो अगर है और एक वेव की जो डिस्टेंस वो लैम्डा है, सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव
इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, न्यू इंटू लैम्डा। भाई एक वेव लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करता है और 1 सेकेंड में न्यू वेव्स हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, न्यू इंटू लैम्डा। और 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसी को तो क्या बोलते हैं, स्पीड। सो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू लैम्डा। कितने लोगों को समझ में आया ये? बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना। डेरिवेशन जो है वो बहुत सिंपल है, वो याद भी नहीं रखोगे तो चलेगा। तो रिंजो को समझ में आया है? रिंजो अपना नाम चेंज करके आ जाओ। रिंजो नाम ही है क्या तुम्हारा? काफी अच्छा नाम है फिर। सर हाँ सर स्पीड तो सर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो ना। सर वेव में भी तो सर डिस्टेंस तो सर लैम्डा हो गया, तो स्पीड कहाँ से, स्पीड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो नहीं 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 नहीं, टाइम। न्यू न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टी भी होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, है ना। तो वो भी फॉर्मूला बना देंगे, रुक जाओ थोड़ी देर, समझ गए हो ना? आ गया सर, मिल गया है ना, मिल न्यू गया मिल 1 गया। अपॉन टी, यस। तो ये आ जाएगा, टाइम पीरियड जैसे ही पढ़ोगे ये समझ में आ जाएगा। तो सेम चीज है वो, लैम्डा अपॉन टी, वो दैट इज सेम टाइम पीरियड। चलो अभी के लिए याद रखो v इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। So, अभी मैं साथ में क्वेश्चन कराऊंगा। फोर्थ देखो, तो फोर्थ हम आ जाते हैं, चलो टाइम पीरियड पे। फोर्थ हम किस पे आ जाते हैं, टाइम पीरियड पे। इसको टी से लिखते हैं। टाइम पीरियड तुम्हें बहुत पहले से पता है, इससे पहली वाली क्लासेस में पढ़ाया जाता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम इन विच wave completes one revolution. The time taken in completing one revolution or cycle is called time period. To complete one cycle is called time period. इसको टी से तो लिखते ही। यूनिट क्या होगी भाई टाइम पीरियड की, तो एसआई यूनिट तो सेकेंड ही होगी, उसके अलावा मिनट हो सकता है, आवर्स हो सकते हैं, डेज हो सकते हैं। मतलब जैसे अर्थ है ना, उसका जो रिवोल्यूशन है तो उस वो तो जो है डेज में चला जाता है, सन के अराउंड ईयर्स में चला जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है यूनिट्स लिए जाते हैं। बट एसआई यूनिट जो है वो क्या है, वो सेकेंड है, उसको सिंपल स्मॉल एस से लिख दिया जाता है। सो टाइम पीरियड अगर आ गया हमारे पास, तो हमें पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे, टी क्या बता रहा है, टी ये कह रहा है कि टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ वन वेव इज टी, एंड न्यू क्या बोलता है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। सो न्यू 1 अपॉन टी के बराबर होता है। न्यू जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन टी के इक्वल होता है। जैसे ऐसे इसको अगर थोड़ा सा तुम्हें इसको समझना है तो यूनिटरी मेथड से लगा सकते हैं। नंबर ऑफ वेव्स इन टी सेकेंड बताओ कितनी होगी, 1। यही तो टाइम पीरियड है ना, नंबर ऑफ वेव्स इन टी सेकेंड कितनी होगी, 1।
सो नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड कितनी होगी 1/t, और इसी को क्या बोलते हैं न्यू। सो न्यू इक्वल टू 1/t। कितना आसान डेरिवेशन है। मतलब अगर डेरिवेशन करना पड़ रहा है तुम्हें तो सिंपल समझ में आ रहा है कि न्यू शुड बी इक्वल टू 1/t। वो थोड़ा बहुत ज्यादा टफ थोड़ा है समझना, बट अगर इस तरीके से समझोगे तो बहुत ही आसान है। so, इनकी दोनों की यूनिट्स क्या होती है एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। न्यू 1/सेकेंड होता है, टी जो होता है वो होता है सिर्फ सेकेंड। ये नोट हो गया सबका। रिटर्न ओके। अब मैं थोड़ा सा सवाल देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। ये तुमको मानना है कि सारी जो वेव फ्रंट्स हैं इनका विड्थ और लेंथ बराबर है, हाइट और विड्थ क्या है सेम है। सो ये जो बीच का टाइम दिया है ये हमें 10 सेकेंड दिया गया है, और जो डिस्टेंस 5 मीटर्स दी है, नाउ फाइंड सो इसको सॉल्व करें पहले।
क्या आंसर आया? किसी ने दिया आंसर? देखो मैं सिखाता हूँ। पहले तो हमें देखना होता है कितनी वेव्स हैं, तो वो पॉइंट में ब्लू से लिखता हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकेंड वेव, ये थर्ड वेव और ये 3.5। टोटल जो वेव्स हैं कितनी हैं? टोटल वेव्स इसमें है 3.5 वेव्स। ये जो मुझे इस डायग्राम में दिख गई। बिफोर वेव ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया मैंने। चार्ज सिस्टम के 2 न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व कराए। नाउ यहाँ पे ध्यान देना है। सो टाइम जो है वो 10 सेकेंड दिया है और टोटल वेव्स 3.5 सेकेंड है। तो पर वेव कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड? टोटल टाइम 10 सेकेंड है और टोटल वेव्स 3.5 है, तो 20/7 है ना। तो कितना आएगा? इससे भी लिख सकते हो, कुछ ऑलमोस्ट इतने सेकेंड आएगा, 2.85 के आसपास आएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्टली तुम 20/7 लिख सकते हो, कोई गलत बात नहीं। न्यू कितना होगा? न्यू क्या होता है? 1/t एक होता है, इससे निकाल सकते हो। और t कितना है हमारा? 20/7, तो 7/20 आ जाएगा हर्ट्ज। लैम्डा कितना आया था बोलो? लैम्डा क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय वन वेव। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर और नंबर ऑफ वेव्स कितनी है? 3.5 मीटर। तो 5/7/2 10/7 मीटर्स। हाँ 1.43 मीटर करेक्ट। कितना आएगा? हाँ ऑलमोस्ट 1.43 मीटर आएगा। चलो ठीक है, गलत नहीं। उसके बाद वेलोसिटी कैसे निकाली थी? 2 फॉर्मूले हैं। एक है v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर्स और टोटल टाइम है 10 सेकेंड्स, तो ये कितना आएगा? हाफ मीटर पर सेकेंड। दूसरा मेथड क्या है? v इक्वल टू न्यू लैम्डा। न्यू कितना है? 7/20। लैम्डा कितना है? 10/7, दैट इज 1/2।
किसी को डाउट है इसमें पूरे सवालों में? नो डाउट्स? चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने टाइम पीरियड कर लिया था, हम लोग आ जाते हैं वेव नंबर पे। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वेव नंबर क्या होता है? न्यू बार। ये 1/λ का रेसिप्रोकल होता है एक्चुअली। ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 मीटर डिस्टेंस is called wave number, है ना? It is denoted by nu bar, and nu bar यूनिट क्या होगी? पर मीटर और मीटर टू पावर -1, दैट इज मीटर इनवर्स। तो न्यू बार क्या होगा? 1/λ होगा। सारे लोग इस रिलेशन को याद रखेंगे, कोई भी इसको नहीं भूलेगा। उसके बाद आ जाता है एम्पलीट्यूड, 6 पे आ जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होगा? जैसे कोई वेव है ये, तो जो मैक्सिमम हाइट होगी वेव की, या जो मैक्सिमम डेप्थ होगी, इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पलीट्यूड। तो क्या लिखेंगे? मैक्सिमम हाइट और दी मैक्सिमम डेप्थ of the wave is called amplitude. It is denoted by small a. So यूनिट क्या होगी भाई? यूनिट है हाइट है, डेप्थ है, मीटर होगी यूनिट, और क्या? या फिर एंगस्ट्रॉम हो सकती है, नैनोमीटर हो सकती है, ये सारी यूनिट्स भी हो सकती है। तो जब ये लिख जाए तो मुझे बताओ, मैं इस पे एक और सवाल दूंगा ताकि सारे लोग उसको कंफर्म कर पाए। और ये जो सवाल होगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल रहेगा तुम्हारे लिए। मीन्स इंटरेस्टिंग इन द सेंस, उसमें नयापन नहीं लाऊंगा मैं।
क्या आंसर आएगा बोलो? मैं दिखाऊं करके क्या कि अटेम्प्ट करोगे? अटेम्प्ट करना है, बोलो। प्रणव, ईशान, श्रुति, कौस्तुभ, दिग्विजय, आर्या, ये सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किए क्लास के बीच में। अभिजीत, ओके गुड। फ्रीक्वेंसी दिग्विजय की आई है 2। ओके, हम चेक करेंगे आंसर्स को। एक ने फ्रीक्वेंसी बोली है 2, प्रणव की भी 2 आई है, 2 बच्चों ने 2-2 बोली है। ओके, सही, चेक कर लिया जाएगा। आर्या का भी 2 है। ओके, श्रुति का भी 2 है। 2H क्या लिखा है श्रुति? 2H, 2 हर्ट्ज, यस गुड। ओ आई सी, 2 हर्ट्ज, यस करेक्ट, 2 हर्ट्ज, ओके गॉट इट। और टाइम पीरियड इसका आधा लिखा है 0.5 सेकेंड, ठीक है। ये भी, ये HERTZ और ये 0.5 सेकेंड। तो हर्ट्ज का जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये है बच्चों, HZ लिखा जाता है। सबसे जो पहला काम करना था वो क्या करना था, नंबर ऑफ वेव्स फाइंड करनी थी। एक वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव। टोटल 3 वेव्स हैं। कितनी है टोटल? 3 वेव्स। तो बच्चे टोटल 3 वेव्स हैं और एक वेव की जो डिस्टेंस है लैम्डा वो 0.5 मीटर है। ये भी लैम्डा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर्स। तो डिस्टेंस ए बी कितनी आएगी? अच्छा, नाउ स्पीड कितनी दी है? 1 मीटर पर सेकेंड। सो v इक्वल टू क्या लगा देंगे? न्यू लैम्डा। तो वेलोसिटी इक्वल टू न्यू लैम्डा, 1 मीटर पर सेकेंड, और न्यू फाइंड करना है, लैम्डा दिया है तो न्यू आएगा 1/0.5, दैट इज 2 हर्ट्ज। तो न्यू आ जाएगा 2 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 0.5 सेकेंड। न्यू बार बोलो जल्दी से, न्यू बार वेव नंबर, यस 1/लैम्डा। यूनिट बोलो, यूनिट क्या आएगी? मीटर, 1/मीटर। यस, इसको मीटर इनवर्स भी बोलते हैं, है ना, मीटर इनवर्स। तो ये पूरा का पूरा तुमने सॉल्व करके देख लिया। तो ये सबका हो गया, तो मैं आगे चलता हूँ फिर।
नेक्स्ट आता है 2 हर्ट्ज कैसे आया, रिंजो ने पूछा है 2 हर्ट्ज कैसे आया। क्योंकि भाई फॉर्मूला था v इक्वल टू न्यू लैम्डा, v इक्वल टू न्यू लैम्डा, वेलोसिटी कितनी थी 1 मीटर पर सेकेंड और लैम्डा था 0.5, so 1 upon 0.5 is equal to nu, that gives nu is equal to, okay। बोलो आया समझ में, ओके। नेक्स्ट देखो वेव नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट को वेव माना गया है। लाइट इज कंसीडर्ड एज वेव फ्रॉम, या फ्रॉम नहीं यूज करो, सीन्स ओल्डर टाइम्स। बहुत पुराने जमाने से लाइट को क्या मानते हैं कि एक वेव होती है। कोई लाइट अगर जा रही है स्ट्रेट लाइन में तो हम क्या बोलेंगे, ये एक वेव फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी ये, वेव फॉर्म में। ये ऐसे लाइट आगे प्रोपेगेट करती है, इस डायरेक्शन में लाइट क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है। हम बोलेंगे लाइट इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में चलती जाती है। तो लाइट को कैसे प्रूव किया गया कि वो एक वेव है। सो देयर आर 2 important phenomena, there are 2 important phenomena which prove the wave nature of light। क्या प्रूव करते हैं वो, वेव नेचर ऑफ लाइट। मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, हाँ भाई मानना पड़ेगा। प्रूफ अगर कर दिया तो मानना पड़ेगा लाइट है। तो पहला फेनोमेना क्या होता है, इंटरफियरेंस, एंड सेकेंड फेनोमेना क्या होता है, डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बेंडिंग ऑफ वेव्स, बेंडिंग ऑफ वेव्स, मुड़ना, मुड़ जाना, बेंड हो जाना। जैसे कोई वेव जा रही थी और सामने कुछ आ गया पत्थर, तो ये क्या हो जाती है, मुड़ जाती है कॉर्नर्स पे, ऐसे मुड़ जाएगी इस तरीके से। ये साउंड वेव है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, सामने पत्थर आया तो साउंड वेव ऐसे निकल जाएगी मुड़ के, है ना, इस तरीके से। तो बेंडिंग, सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, ये सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा एक्सटेंसिवली कवर करेंगे। ये जैसे एक वेव है और इसके साथ में एक दूसरी वेव भी ऐड कर दी गई, ये फिर से समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी टाइम कम है, बहुत कम टाइम में ये अच्छे से हो नहीं पाएगा, बट थोड़ा सा लिख लो। जैसे तुमने देखा होगा, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। जैसे कभी तुम ट्रेन से ट्रेवल करते हो, अगर क्या करते हो, ट्रेन से ट्रेवल करते हो, तो एक तुम्हारी ट्रेन चलती हुई जा रही है अपनी एक पर्टिकुलर स्पीड में, तो एक उसके अंदर ट्रेन चलने का साउंड आता है ना, जो पर्टिकुलर साउंड आता है, ट्रेन की आवाज जो आती है दूर से भी सुनी जा सकती है, जो है ना, उसका हॉर्न नहीं बता रहा हूँ मैं,
मैं बता रहा हूँ जो ट्रेन की साउंड होती है, ट्रेन की जो साउंड होती है, उसके पहियों की आवाज, उसकी पटरी पे चलने की आवाज, ये सारी जो आवाजें आती है। लेकिन तुमने देखा होगा जब एक ट्रेन उसको क्रॉस करती है तो वो आवाज बढ़ जाती है। कितने लोगों ने ऐसा देखा है? जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, है ना, या दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में भी एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो आवाज जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरफियरेंस, बिकॉज ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ साउंड वेव्स। जो साउंड वेव्स है वो सारी एक दूसरे में सुपर इम्पोज हो जाती है, एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाती है और ज्यादा साउंड सुनाई देता है। जैसे एक क्लास में एक बच्चा बोलता है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी साउंड आती है, काफी कम नॉइज होता है, उसको नॉइज नहीं बोल सकते, उसको एक पर्टिकुलर साउंड बोलेंगे सिर्फ। फिर 2 बच्चे बोलते हैं, फिर 3 बच्चे बोलते हैं, है ना, फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। अगर तो बच्चे चिल्ला नहीं रहे, बच्चे केवल बोल रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा बच्चों के बोलने पे सबकी साउंड क्या करती है, सुपर इम्पोज होती है, सबकी साउंड्स ओवरलैप होती हैं और बहुत ज्यादा शोर सुनाई देता है। लॉट ऑफ नॉइज एक सुनाई देता है उस रूम से, लगता है इस रूम में मार्केट लगी हुई है स्कूल्स के अंदर, है ना, कभी पहुंच जाओ अगर, तो ये देखने को मिलता है कि उसके अंदर बच्चे जब धीरे धीरे भी बोलते हैं, आपस में बात करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरफियरेंस। और तुमने ये चीज बहुत जगह पे गौर की होगी, इंटरफेरेंस का फिनोमेना, है ना। साउंड वेव्स में ज्यादा आसान है देखना, लाइट वेव्स में आसान इतना नहीं है देखना। बट जब तुम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब पढ़ोगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तुम्हें फिजिक्स के अंदर पढ़ाया जाएगा, उसके अंदर हमें पर्टिकुलरली इंटरफेरेंस बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। इंटरफेरेंस भी 2 टाइप का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात की जाए तो उसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव जो है उसको मिनिमाइज करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, उसको कम करते हैं। हम लोग एम्पलीट्यूड को, वेव की एनर्जी को बढ़ाते हैं, जैसे कि जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, क्लास का एग्जांपल ले लिया, मैंने ट्रेन का एग्जांपल ले लिया। ऐसे ही किसी पुल से जब कोई बटालियन गुजरती है, लाइक एक पुल बना हुआ है, वो मान लो वुडन पुल है, किसी रिवर के ऊपर बना है, किसी कैनल के ऊपर बना है, तो उससे जब कोई भी बटालियन, कोई आर्मी बटालियन पास करती है तो वहाँ पे वो मार्च पास्ट या परेड नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि जो उनके पैरों की वजह से वहाँ पे फोर्स लगता है, जो वहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है, उसमें भी क्या होती हैं, वेव्स फॉर्म होती है, उसके धक्के की वजह से बहुत सारा प्रेशर जनरेट होता है। तो अगर एक साथ सारे फोर्स लगाएंगे तो सारे फोर्स का एडिशन हो जाएगा, वहाँ पे सुपर पोजीशन हो जाएगा। रेजोनेंस टर्म का नाम आता है, रेजोनेंस इसको बोलते हैं। तो ये रेजोनेंस जो है तुम कब पढ़ोगे, फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का अगर नाम पूछा जाए तो तुम बता सकते हो, तुमने देखा होगा नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स आते हैं, या फिर तुमने देखा होगा साइलेंसर आते हैं, जो कि व्हीकल्स में साइलेंसर लगे होते हैं, तो वो सब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से काम करते हैं। कैसे? वो पहले जो नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन होता है, जिसके अंदर नॉइज कैंसिल हो सकता है, वो सराउंडिंग नॉइज का सबसे पहले क्या करता है, वेव फ्रंट, जो वेव फॉर्म होता है उसको कैप्चर करता है, समझ लेता है ये जो पंखे की आवाज है, ये जो कूलर की आवाज है, ये इस तरीके पे काम कर रही है, ये इसकी एक रेगुलर वेव आ रही है। तो उसमें ऐसा फंक्शन होता है कि जो कांस्टेंट वॉइस आ रही है, एक ही फ्रीक्वेंसी की पर्टिकुलर पिच की जो आवाज आ रही है, उसका वो अपोजिट एक वेव तैयार कर लेता है, उसका अपोजिट वेव एक वो तैयार कर लेता है। मान लो तुम्हारे जो हेडफोन है उसमें इस तरीके का कोई साउंड आ रहा है, ऐसा ऐसा, ये इसका अपोजिट जो है वेव तैयार करेगा, इसका नीचे, इसका ऊपर, इसका नीचे, इसका ऊपर, तो ये दोनों अपोजिट, इन दोनों को जब ऐड करेगा तो यहाँ पे वेव बचेगी नहीं। तो सराउंडिंग जो वॉइस है उसको यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से खत्म कर दिया गया, फिनिश कर दिया गया। तो इसलिए फिर जो बाहर का फैन होता है या फिर जो कांस्टेंट कोई आवाज होती है वो आना थोड़ी देर के बाद बंद हो जाती है। हमने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे ऐसे, इसमें शुरुआत में तो आवाज ज्यादा आती है, जैसे कोई क्रिकेट मैच में तो पहले से अच्छा रहता है, कोई कॉन्फ्रेंस टाइप की सुन रहे हो अगर,
या कोई वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो उसमें देखते हैं कि शुरुआत में जब आते हैं तो थोड़ा सा नॉइज अच्छी नहीं होती, लेकिन थोड़ी देर के बाद नॉइज काफ़ी साफ हो जाती है, क्योंकि तब तक जो माइक्रोफोन है वो अपना काम कर चुका होता है और वो उस पर्टिकुलर वेव का एक अपोजिट वेव तैयार कर चुका होता है, और जिसको कि हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, और फिर वेव की साउंड आनी बंद हो जाती है। इस तरीके से लाइट में भी होता है, हर जगह पे ये चीज़ लागू हो जाती है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये पढ़ाया जाएगा, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। जिन जिन का नोट हो गया है वो अभी लीव कर सकते हैं, और होमवर्क जो है मैं तुम्हें दे देता हूँ। होमवर्क क्या है, होमवर्क लिख के फिर लीव कर लेना। होमवर्क देखो क्या है, तो सबने होमवर्क कई सारे लोगों ने भेजा था। आइस ऑफ लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 फ्रॉम फाइनल बुक पीडीएफ। कितने लोगों के पास फाइनल बुक पीडीएफ है? नहीं है क्या? अगर नहीं है तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है? Yes, sir. हाँ, जिनके पास है वो अपना कर लेंगे। बाकी ये यहाँ पे IC मतलब मैं वो इन क्लास एग्जांपल्स होते हैं, उसमें बीच में दिए रहेंगे, है ना? इन क्लास एग्जांपल्स ईशान, ठीक है? देखो जब तुम पेज नंबर खोलोगे स्टार्टिंग में ही, जैसे पेज नंबर 11th पे दिए हैं, 12th पे दिए हैं, ICE करके लिखा रहता है, इन क्लास एग्जांपल्स, ठीक है? तो वो तुम्हें मिल जाएंगे, ढूंढ के कर लेना, इन क्लास एग्जांपल्स उस पीडीएफ में। वेलकम प्रणव, ठीक है? तो ये जिसका नोट करना है वो नोट कर सकता है, और बाकी लोग लीव कर सकते हैं। होमवर्क लेकिन सबमिट होना चाहिए नेक्स्ट क्लास के पहले, बिफोर नेक्स्ट क्लास यू हैव टू सबमिट। सर 1, 2 और 1, 2 एंड 3, लेक्चर 3, लेक्चर 1 के आइस, लेक्चर 2 के आइस, लेक्चर 3 के आइस। सर नॉइज कैंसिलेशन जो आपने बताया वो हार्डवेयर की डेवलपमेंट से होता है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से? देखो जो साइलेंसर होते हैं ना, साइलेंसर जो उसमें लगे होते हैं, व्हीकल हार्डवेयर भी जरूरत है व्हीकल्स में, हाँ उसमें हार्डवेयर का काफी ज्यादा ये रहता है, जरूरी होता है हार्डवेयर। उसमें इस तरीके की हाइलो सिलेंडर लगाया जाता है कि वो वेव को पास होने पे उसको वापस धक्का मार के पीछे करता है ना। लेकिन जो नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स होते हैं इसमें भी हार्डवेयर का जो उसके क्या कहते हैं ड्रम्स रहते हैं ना, जो उसमें ड्राइवर लगा होता है, उसकी ये स्पेसिफिकेशन है, उसमें वो ड्राइवर देना पड़ेगा तभी, ठीक है? हर तरीके के हेडफोन ड्राइवर में तो नॉइज सॉफ्टवेयर एक तरह का कंसीडर करा जाएगा ना? नहीं, हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए एक पर्टिकुलर। अब इतना जो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर जो है वो भी है उसके अंदर, लेकिन हार्डवेयर का भी उसमें योगदान है, दोनों चीजें। चलो जिनका जिनका हो गया है वो लीव कर सकते हैं, और ये तो सेव कर ही लिया है, 1 मिनट इसको सेव कर लेता हूँ। कैसा सबमिट करना है वो पीडीएफ बनाना, पीडीएफ बना के भेज देना मुझको। यस श्रुति, मैं इसको भेज दूंगा ग्रुप पे, मैंने सुन लिया है। हाँ बोलो नवीन, कुछ बोल रहे हो? चलो।